चाहते हो कि सीएस एग्जीक्यूटिव एग्जाम को आपको क्लियर ही करना है, तो बस आपको पढ़ाई करने से काम नहीं चलेगा। बहुत 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 ज़रूरी है कि अगर आप इसकी राइटिंग प्रैक्टिस भी करेंगे तो कैसे एक आंसर लिखा जाता है ये सीखना बहुत ज़रूरी है। होता क्या है, बच्चे ना बस पढ़ते रहते हैं, उन्हें ऐसा लगता है भैया मॉड्यूल बस घोट लो। ऐसे काम नहीं चलेगा जब तक आप उस आंसर को रिटर्न वे में नहीं ट्राई करोगे। तो प्लीज़ अगर आप जानना चाहते हैं कि एक आंसर कैसे लिखा जाता है, आप हमारे ऐप में इसे आसानी से देख सकते हैं। चलो बच्चे, अपन ने स्टार्ट किया था ट्रेडमार्क, ठीक है। कुछ वर्ड्स याद कराए थे मैंने ट्रेडमार्क रिलेटेड। केपेबल ऑफ डिस्टिंग्विश गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम अदर गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, यहाँ ऑफ अनदर। उसके अलावा फंक्शन, हाँ, डिस्टिंक्टिव होने चाहिए और केपेबल ऑफ एडवर्टाइजिंग, यूजफुल होने चाहिए, कनेक्ट्स विद द प्रोडक्ट एंड ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अब हम पहुंच गए हैं उसके प्रोसेस में, ठीक है। जब हम ट्रेडमार्क की एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो हमें बोला गया है कि ट्रेडमार्क की एप्लीकेशन फाइल करो और रजिस्ट्री में दे दो इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म विद द प्रिस्क्राइब फी। अब उसका एक पूरा प्रोसेस है, प्रोसेसिंग ऑफ टीएम एप्लीकेशन इन ट्रेडमार्क रजिस्ट्री। एक स्टिकी नोट निकालो, हाँ, इतना बड़ा जैसे जयश्री ने बनाया है, एटलीस्ट 2 फ्रॉम दिस। इशिका 2 लग जाएंगे देखो, ठीक है। हाँ, ये सही है ना, 1 लगेगा। वाह यार शाशु, ने तेरे जैसा दिलदार लड़का नहीं देखा। क्या करेगा, 1-1 रुपए लेगा। नहीं, शाश्वत वसूलेगा कैसे? ये कह रहा है वसूल लेगा बाद में। पेपर्स 2 आ गए हैं क्या? वाओ, स्लो क्लैप्स। यार ऐसा नहीं लगेगा। एक काम कर, सेक्शन 29 तेरे को जहां दिखे वहां लगा ले। मेरे बुक का पेज नंबर 446 है। चलो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हम लिख रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट लिखो, एप्लीकेशन फाइलिंग। पॉइंट नंबर 1, एप्लीकेशन फाइलिंग। सिंगल एप्लीकेशन, सिंगल इसी के अंदर लिखना है, सिंगल एप्लीकेशन डैश बाय एनी पर्सन डैश कवर मल्टीपल गुड्स स्लैश सर्विसेज। सिंगल एप्लीकेशन, शॉर्ट में लिखवा रही हूँ, सिंगल एप्लीकेशन डैश एनी पर्सन डैश मल्टीपल गुड्स स्लैश सर्विसेज। मल्टीपल गुड्स स्लैश सर्विसेज, यहां तक हो गया। बस डैश करके लिख लो, पर फीस पर क्लास, फीस पर क्लास। पॉइंट नंबर 2, अब आ जाता है कौन सा स्टेज, प्री एग्जामिनेशन स्टेज, ठीक है। मैं ये एक बार लिख लो, मैं तुम्हें पूरा प्रैक्टिकली बताऊंगी होता क्या है, ठीक है। अब क्या आ गया, प्री, सेकेंड नंबर लिखो, प्री एग्जामिनेशन स्टेज लिखा। इसमें बस एक चीज लिख लो, ऑन इफ इमेजेस, इफ इमेजेस, if images dash vena codification dash vena VIENNA codification before examination, vena codification before examination। थर्ड लिखो, एग्जामिनेशन स्टेज, थर्ड एग्जामिनेशन स्टेज।
एग्जामिनेशन स्टेज, ठीक है। अब इसमें लिखो, इसके अंदर रिपोर्ट, एक वर्ड लिखो रिपोर्ट डैश, एग्जामिनेशन रिपोर्ट आती है तो रिपोर्ट डैश if approved published, if approved dash published, if approved dash published, or if objected, respond within 30 days, respond within 30 days. अब इसके बाद फोर्थ स्टेज जो है आपका पोस्ट एग्जामिनेशन स्टेज, ठीक है। तो प्री हो गया, एग्जामिनेशन, और अब क्या आ गया, पोस्ट एग्जामिनेशन स्टेज। लिख लिया पोस्ट एग्जामिनेशन। इसमें लिखो रिस्पॉन्स सैटिस्फैक्ट्री, रिस्पॉन्स सैटिस्फैक्ट्री, रिस्पॉन्स सैटिस्फैक्ट्री, accepted and published, accepted and published. लिखा। उसके बाद इसी में लिखो ऑब्जेक्शन रिमेन, इफ ऑब्जेक्शन रिमेन डैश शो कॉज हियरिंग, ऑब्जेक्शन रिमेन्स डैश शो कॉज हियरिंग, ठीक है। अब इसके बाद लिखो पॉइंट एडवर्टीजमेंट एंड ऑपोजिशन, फिफ्थ पॉइंट एडवर्टीजमेंट एंड ऑपोजिशन। ऑपोजिशन लिख लिया। उसके बाद बच्चे इसमें लिखो once accepted, once accepted dash published, once accepted dash published, ठीक है। फिर इसमें एक और पॉइंट लिखो अपोज, मतलब एनीवन कैन अपोज विद इन 4 months, एनीवन कैन अपोज विद इन 4 months, anyone can oppose within 4 months. उसके बाद if opposed OOBH लिख दो, if opposed OOBH, if no opposition certificate is issued, if no opposition certificate is issued. ट्रेडमार्क और ये सब जो भी हम पढ़ रहे हैं ना बच्चे, जो छोटी छोटी चीजें जैसे ये प्रोसीजर, ये सब आपको लाइफ टाइम याद रखना चाहिए, क्योंकि कभी भी प्रैक्टिस में भी, कंसल्टेंसी में ये सारी चीजें कोई आपसे पूछ ले तो यू शुड नो, तब आप गूगल करोगे तो आपको क्लिक हो जाएगा। तो इतना रिमेम्बरेंस दिमाग में रखना कि ठीक है ऐसा कुछ पढ़ा था, ठीक है। अब 6th पॉइंट जगह है ना, 6th पॉइंट ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन एंड रिन्यूअल, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन एंड रिन्यूअल। तो ट्रेडमार्क इज वैलिड फॉर 10 years और रिन्यूअल फिर 10 साल के बाद 10 साल के लिए ही मिलेगा, ठीक है, प्रिस्क्राइब फीस के साथ। तो रिन्यूअल इसमें बस लिखो ट्रेड वैलिड फॉर 10 years, रिन्यूड एवरी 10 years विथ फीस, डबल हो जाती है फिर रिन्यूअल की फीस। बताऊंगी भी, पूरा ट्रेडमार्क सिखा दूंगी तुमको मैं, नहीं एक ही बार डबल होते। वैलिड फॉर 10 years, रिन्यूड एवरी 10 years विथ फीस। फिर लिखो लास्ट पोस्ट रजिस्ट्रेशन चेंजेस, लास्ट पॉइंट है पोस्ट रजिस्ट्रेशन चेंजेस। इसमें बस इतना लिख दो, अपडेट डिटेल्स लाइक नेम, एड्रेस, ओनरशिप, ये सब आप अपडेट करा सकते हो विथ फीस। नेम, एड्रेस, ओनरशिप,
बस विथ फीस, ठीक है। अब देखो मैं तुमको दिखाती हूँ, देखो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, स्क्रीन दिख रही है ना, ये ऑफिशियल वेबसाइट है ट्रेडमार्क की, ये इसमें पेटेंट ट्रेडमार्क सब हो जाते हैं, ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की वेबसाइट, यहाँ दिख रहा है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। अभी मैं इसमें पेन नहीं चला पाऊंगी, यहाँ पे दिख रहा है चार डब्बे दिख रहा है, पब्लिक सर्च। तो जैसे आपका नाम है, कोई ट्रेडमार्क है, ठीक है, उसको सर्च हम यहाँ करते हैं, ठीक है। अब इसमें क्लासेस, और ये दिख रहा है ट्रेडमार्क स्टेटस। तो आपको मैं इसमें अभी मेरे पास जो मैंने ट्रेडमार्क्स फाइल किए हुए हैं ना, उसका स्टेटस दिखा दूंगी कि कैसे होता है, ठीक है। अब एक होता है क्लासेस, मैंने आपको बोला था, देखो क्लास 1, ख्वाहिश पढ़ना किससे रिलेटेड है बच्चे, ध्यान से देखना। क्लास 1 ट्रेडमार्क सिखा दे रही हूँ तुमको फ्री में, चलो क्लास 1 ख्वाहिश। अरे इसका फोटो नहीं लेना, सब गूगल कर रहे हैं, फोन से पढ़े नहीं दिखेगा, ब्लर है, ब्लर है। चार आंखें, गाजर खाओ बेटा, चलो। गाइस पहला वाला देखो एग्रीकल्चर रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट वाला पढ़ना, पेंटर्स एंड डेकोरेटर्स। लास्ट में देखो पेंटर्स, डेकोरेटर्स, आर्टिस्ट, वो लोग कौन सी क्लास में आएंगे, क्लास 2। इसमें भी अंदर अंदर बहुत नंबर्स हैं, ये एक बस क्लासिफिकेशन है 34 तक, मैंने आपको 35 कॉमन क्लास भी बताई थी, ये सिर्फ क्लासिफिकेशन है ऐसे ही, अभी मैं आपको डिटेल भी बता रही हूँ। उसके बाद ऑयल्स, कॉस्मेटिक्स कहाँ जा रहे हैं, लोशंस 4 में। तो अगर स्किन ब्रांड है तो कौन सी क्लास में जा रहा है, 3 में। 3 के भी अंदर बहुत सारे क्लास, ये मेन क्लास। ऐसे ही 5th देखो फार्मास्यूटिकल के लिए 4 इंडस्ट्रियल ऑयल, 6th मेटल और अलॉय के लिए 7 मशीन्स एंड टूल्स, फिर 8th हैंड टूल्स, 9th में साइंटिफिक, फोटोग्राफिक, मूवीज, टीचिंग भी सब इसमें आ गया, ठीक है। 10th में सर्जिकल, 11th में लाइटिंग, हीटिंग, ऐसे करके उन्होंने सब चीज की क्लास दी हुई है, ठीक है। अपन अब करते हैं अपना, कहाँ गया, हाँ, पब्लिक सर्च। अब यहाँ पे आपको ऊपर दिख रहा है क्लास डिटेल, सबसे पहला, ठीक है, इसमें जाती हूँ। अब तुम मुझे बताओ, किसी के दिमाग में है कोई ब्रांड नेम, ब्रांड नेम सर्च करना हो, किसी को करवाना है ट्रेडमार्क, इस सर्च के भी लोग पैसे लेते हैं। सिंधी नहीं, मैं नहीं लेती हूँ, मैं फ्री में देती हूँ। देखो जैसे सपोज हमें क्लॉथिंग ब्रांड खोलते हैं, ठीक है, तो मैं लिखती हूँ क्लोथ्स और सर्च, होएगा होएगा, थोड़ा साबुन स्लो है, नहीं इंटरनेट कुछ चल ही नहीं रहा है तो कहाँ से सही है। आ गया, देखो नीचे दिख रहा है क्लोथ्स लाइन्स, वेडिंग, बेबी क्लोथ्स, वर्क क्लोथ्स, आखिर कौन से क्लोथ्स बनाते हो, तो क्लास दिख रही है 25 है बेबी क्लोथ्स के लिए, वर्क क्लोथ्स के लिए 20 है, लेकिन पैक क्लोथ्स 21, पिन वाले क्लोथ्स 21, हैंगर वाले क्लोथ्स 20, समझ आ रहा है आपको। क्लोथ्स का ड्रायर्स अगर चाहिए आपको तो 11, डॉल के क्लोथ्स 28, छोटी छोटी चीजें बनाते हैं यार अपन, कितने बिजनेसेस है आप देखो। अभी आया था एक कि कोडिंग करती हूँ मैं, कोडिंग पढ़ाती हूँ, सॉफ्टवेयर हूँ, सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, तो इनके लिए फिर हमको अलग से स्पेसिफिक क्लास देखनी पड़ेगी, दिख रहा है ना सबको। तो ये हमने क्लास ढूंढ ली, हम समझ बेबी क्लोथ बनाते, तो हमारा क्लास कौन सा हो गया 25, ठीक है। तो अपन जाते हैं बैक इसमें,
अपना वर्ड मार्क अपन ले लेते हैं फैब, नहीं बच्चों का है ना, फैब बेबी करते हैं, ठीक है। ये अपना ब्रांड नेम है फैब बेबी, ये मैंने अभी ही बोला है। क्लास कौन सी थी? 25। बॉस बेबी भी ढूंढ लेंगे, रजिस्टर्ड हो गई वो। अभी दिखा रहा है कि फैब बेबी से कोई नाम नहीं है, ठीक है। नहीं ऐसा नहीं होता है, यू हैव टू गो इनटू डिटेल्स रिसर्च, वो मैं अभी इसमें नहीं बता पा रही हूँ। सब एनी पर्सन पढ़ा तो, एनी पर्सन, एनी पर्सन किससे करवाना ये पूछ रही है। एडवोकेट्स, कंपनी सेक्रेटरीज, चार्टर्ड सब करते हैं, लेकिन यहाँ पे अपेयर होने के लिए कंपनी सेक्रेटरी को एग्जाम देना पड़ेगा। एडवोकेट्स कैन अपना रजिस्टर करा के ट्रेडमार्क एजेंट बन सकते हैं, हाँ, बार काउंसिल का लाइसेंस। बॉस बेबी देखते हैं। देखो कॉटन क्लब प्राइवेट लिमिटेड ने किया हुआ है, उसका स्टेटस क्या है? विड्रॉन, उसने विड्रॉ कर लिया है, इसने भी विड्रॉ कर लिया है, इसने भी विड्रॉ कर लिया है, ठीक है। विड्रॉ मतलब करने के बाद इन्होंने अपना ट्रेडमार्क वापस ले लिया। अब मैं तुम्हें कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें दिखाती हूँ। अब हम पब्लिक सर्च देखेंगे। बेटे देख लो, इनका अबैंडेंड हो गया है। देखो अबैंडेंड कब होता है? जब आप रिप्लाई नहीं करते हो। तो ये ब्रांड नेम था, इसने इनने कोई भी अप्लाई नहीं किया, पहले इनका एक्सेप्टेड और एडवर्टीज हो गया था, फिर डिपार्टमेंट ने कुछ क्वेश्चंस मांगे थे वो दिए नहीं, तो ये अबैंडेंड हो गया, ठीक है। चेंजेस करने बोले थे वो उन्होंने किए नहीं, वो ये जो उनकी रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल नहीं की। एक आध और देख लेते हैं। शो कॉज हियरिंग, ठीक है। अब रेडी फॉर शो कॉज हियरिंग कब आती है? जब किसी ने ऑब्जेक्शन उठाया हो तो दोनों को पार्टीज को बुलाया जाएगा शो कॉज हियरिंग के लिए। तो देखो ऑब्जेक्टेड आया हुआ है, ये सोनू गर्ग प्रोप्राइटर शिवम ट्रेडिंग ने ऑब्जेक्शन उठाया कि आप ये ब्रांड नेम नहीं यूज कर सकते, ठीक है, ठीक है। जैसे डिपार्टमेंट का, मैंने पॉज कर देता, एक बार सुन लो फिर से, ठीक है। सबसे पहले एप्लीकेशन फाइल की, उसके बाद प्री एग्जामिनेशन स्टेज में अगर कोई इमेजेस है तो वेना कोडिफिकेशन में चले जाते हैं, मतलब इमेजेस वहां से चेक हो जाती है, फिर आ जाता है एग्जामिनेशन स्टेज। अब एग्जामिनेशन स्टेज में एग्जामिनर आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करता है, पैन, आधार जो भी आया है, ट्रेडमार्क जो आया है, वर्ड मार्क अपने हिसाब से पब्लिक सर्च करता है। अब डिपार्टमेंट सेटिस्फाइड हो गया कि हाँ यार ये यूनिक नेम है, क्लास में कोई ऐसा नाम नहीं है, तो वो क्या कर देता है, उसको बोल देता है एक्सेप्टेड एंड एडवर्टाइज्ड। क्या बोल देता है? तो ये स्टेटस में जैसे ऑब्जेक्शन दिखा रही हूँ ना, लिखा हुआ है, वहां लिख के आ जाता है एक्सेप्टेड एंड एडवर्टाइज। तो जब भी ये स्टेटस दिख जाए तो खुश हो जाओ, खुश हो जाओ कि भाई डिपार्टमेंट ने तो पास ऑन कर दिया है। अब 4 महीने हैं पब्लिक ऑब्जेक्शंस के लिए, पब्लिक के ऑपोजिशंस के लिए, तो हम लोग जाके अपोज कर सकते हैं, ठीक है। डिपार्टमेंट में बहुत लोग ऐसे बैठे हुए हैं जिन, मतलब डिपार्टमेंट नहीं, हर कंपनी में ऐसे लोग बिठाए हुए हैं कि अपने अपने ट्रेडमार्क को अपोज कर सकते हैं। अब जैसे ऑपोजिशन आते गए आते गए आते गए, तो अगर उसको लगता है ऑपोजिशन ऐसे ही है तो वो उसको हटा देगा, रिजेक्ट कर देगा। अगर उसको लगता है नहीं ऑपोजिशन फैक्ट है, अच्छा जैसे ऑपोजिशन आया तो एप्लीकेंट को बोलेगा तुम अपने हिसाब से मुझे कुछ ना कुछ इसका रिप्लाई दो। तो अगर आपको रिप्लाई देना नहीं सर मेरा तो यूनिक नेम है, मैंने तो ये ऐड किया है वो ऐड किया है, ऐसे एग्जामिनेशन रिपोर्ट को हम फाइल करते हैं
क्लैरिफिकेशन लेटर। तो अगर डिपार्टमेंट को वो जो रिप्लाई है वो सही लगता है तो वो ऑब्जेक्शन को रिजेक्ट कर देता है और हमारा ट्रेडमार्क एक्सेप्टेड कर देता है, ठीक है। अब अगर उसको ऑपोजिशन में लगता है कि नहीं मुझे रिप्लाई इसका सेटिस्फैक्ट नहीं लगा है, तो दोनों पार्टीज की हियरिंग रख देता है कि आपने ऑपोजिशन किया था, आप अपनी बात में क्या कहना चाहते हो, आपका ऑपोजिशन हुआ है, आप अपनी बात में क्या कहना, तो फिर उसको जो उसके भी रिप्लाई बेटर लगते हैं उसका वो एक्सेप्ट कर लेता है और सर्टिफिकेट अगर बेटर नहीं लगता है तो रिजेक्ट कर देता है और बोलता है तुम्हें ये ट्रेडमार्क नहीं मिलेगा। क्लियर है सबको? उसके बाद पोस्ट रजिस्ट्रेशन चेंजेस है, रिन्यूअल वाली चीज है, 10 साल के लिए आपको ट्रेडमार्क मिल जाता है, 10 साल बाद दोबारा रिन्यू कराना पड़ता है। नॉर्मल गवर्नमेंट फीस जैसे कितनी होती है 4,500, तो फिर उसके बाद वो 9,000 हो जाती है रिन्यूअल में, ठीक है, उसके बाद नहीं बढ़ती है, हाँ फिर 9,000 ही भरना, हाँ डबल हो जाती है, ठीक है। ये फ्लो चार्ट वही है जो अभी ऊपर अपन ने पढ़ा, ये आपको नहीं मैं ठीक है ना, अपन ने वहां से ऑब्जेक्ट याद कर लिया, अपन ने अपना स्टिकी नोट भी बना लिया, अपन वो याद करेंगे, ठीक है। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ रजिस्टरिंग आवर ट्रेडमार्क? जो पेटेंट का था एक्सक्लूसिव राइट और इन्फ्रिंजमेंट होगा तो हम क्या कर सकते हैं, सू फाइल कर सकते हैं, वही मार्क कर लो। रजिस्टरिंग अ ट्रेडमार्क कन्फर्स अपॉन द ओनर एक एक्सक्लूसिव राइट कि वो ट्रेडमार्क को यूज कर सकता है फॉर इन रिलेशन टू गुड्स एंड सर्विसेज, इंडिकेट्स बाय यूजिंग सिंबल, कौन सा सिंबल मिल जाता है, टीएम जब अप्लाइड हो, और आर कब, क्या हो गया, ये तो तुम्हारी तरफ है भी नहीं, वैसे भी मेरी तरफ ही है, नहीं ऐसे लगा मुझे ही हवा दे। चलो, एक्सक्लूसिव राइट और आर सिंबल यूज कर सकते हो, और एक और रिलीफ है कि इन्फ्रिंजमेंट इन अप्रोप्रिएट कोर्ट्स में फाइल कर सकते हो इन योर कंट्री, ठीक है। अब एब्सोल्यूट ग्राउंड्स, अब बच्चे यहाँ क्या लिखा है हेडिंग, एब्सोल्यूट ग्राउंड। नेक्स्ट पेज पे देखो रिलेटिव ग्राउंड्स। अब एब्सोल्यूट और रिलेटिव का डिफरेंस बताओ। एब्सोल्यूट है और एक रिलेटिव। एब्सोल्यूट ग्राउंड मतलब ये तो एकदम ही ग्राउंड्स है, इसमें हमने आपका रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क को रिफ्यूज करना ही, मतलब आपकी एप्लीकेशन को रिफ्यूज करना ही, मतलब प्री एग्जामिनेशन स्टेज पे भी आपका रिफ्यूज हो सकता है, ठीक है। और ये ग्राउंड्स किसी ने भी उठाए तो आपका है ट्रेडमार्क क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, रिफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। रिलेटिव ग्राउंड्स मतलब जाने माने ग्राउंड्स, कंडीशंस हैं, एक्सेप्शंस हैं, बाकी हाँ इन ग्राउंड्स पे भी चाहे तो हो जाएगा चाहे तो नहीं होगा। तो एब्सोल्यूट में क्या होता है, नहीं आ रही हवा, बस पीछे बैठ जा, इस साइड आ जा, बाप रे। एब्सोल्यूट मतलब एग्जैक्ट इन ग्राउंड्स पे आपका रिफ्यूजल हो ही जाएगा, रिलेटिव में चाहे होए चाहे ना हो, ठीक है। अब एब्सोल्यूट ग्राउंड्स में सेक्शन 9 में लिखा है ये एब्सोल्यूट ग्राउंड्स है, रजिस्ट्रेशन क्या है, कंप्लीटली बच्चे मार्क करो, प्रोहिबिटेड है, कंप्लीटली क्या है, प्रोहिबिट, मतलब ये तीन चार कंडीशन होंगी तो आपको ट्रेडमार्क मिलेगा ही नहीं। पहले वाले हेडिंग में साइड में लिखो बच्चे, लैक ऑफ डिस्टिंक्टिवनेस, लैक ऑफ डिस्टिंक्टिवनेस, लैक ऑफ डिस्टिंक्टिवनेस। सेकेंड पॉइंट में लिखो डिस्क्रिप्टिव मार्क, डिस्क्रिप्टिव मार्क लिखा, डिस्क्रिप्टिव। थर्ड पॉइंट में लिखो कॉमनली यूज टर्म्स, कॉमनली यूज टर्म्स। अब मेरी एक बात सुनो, जैसे मुझे शू बनाना है और मैंने अपने ब्रांड नेम का नाम रखा है फुटवेयर, ठीक है, क्या ट्रेडमार्क मिलेगा, नहीं, क्यों, सबसे पहली चीज कुछ डिस्टिंक्टिवनेस है, नहीं है। दूसरा डिस्क्रिप्टिव मार्क, सिर्फ और सिर्फ डिस्क्राइब कर रहा है कि इसकी क्या वैल्यू है, इसकी क्या क्वालिटी है, क्या काइंड का ब्रांड है, ठीक है। और लास्ट
कॉमन, क्या हम यूजुअली वर्ड यूज करते हैं, ए फुटवेयर पहन ले, फुटवेयर पहन ले, फुटवेयर पहन ले, तो ये बड़ा ही कॉमन वर्ड है, इसको आप एज ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नहीं कर सकते। कभी भी आपको ट्रेडमार्क लाना है तो यू शुड कम अप विद अ यूनिक वर्ड। अब जैसे हम बॉस बेबी कर रहे थे, आप बॉस बेबी नहीं फाइल कर सकते क्योंकि बॉस और बेबी दोनों ही क्या है, कॉमन वर्ड है। बॉस मतलब ऑफिस भी होता है, ऑफिस वाला बॉस भी होता है, कई बार हम अपने फैमिली में जो सबसे बड़ा है उसको भी बॉस बुला लेते हैं, कई लोग अपने हस्बैंड्स को भी बॉस बुला लेते हैं। बेबी तो एवरीबडी इज अ बेबी, कोई ना कोई किसी ना किसी का बेबी तो है ही है, ठीक है। तो द पॉइंट इज कि दीज आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड टर्म्स, तो इस पे आपको ट्रेडमार्क नहीं मिलेगा। यू शुड कम ऑलवेज, चाहे कंपनी रजिस्टर करने जाओ चाहे ट्रेडमार्क, ऑलवेज कम अप विथ, जैसे फुटवेयर है तो उसके आगे आपको एक यूनिक वर्ड लगाना पड़ेगा, SA फुटवेयर, ऐसा कुछ आपको वर्ड मार्क यूज करना पड़ेगा। क्लियर है? पहला वाला पॉइंट में लिखा है विच आर डिवॉइड ऑफ एनी डिस्टिंक्ट कैरेक्टर, डिवॉइड यानी जो डिस्टिंक्ट कैरेक्टर नहीं है, ठीक है, जो नहीं है। से नॉट केपेबल ऑफ डिस्टिंग्विश ऑफ गुड्स, मतलब किसी भी तरीके का डिस्टिंग्विश नहीं कर रहा है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वर्ड को आपने यूज कर लिया, तो ये एब्सोल्यूट ग्राउंड है कि ये आप नहीं यूज कर सकते कि डिस्टिंक्टिव। तो ऐसा कोई वर्ड जो डिस्टिंक्टिव नहीं है तो आपको एब्सोल्यूट ग्राउंड पे रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद सेकंड पॉइंट है विच कंसिस्ट ऑफ एक्सक्लूसिवली ऑफ मार्क्स एंड इंडिकेशन विच में सर्व इन ट्रेड और डेजिग्नेट, जो सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्टिव है, डिस्क्रिप्टिव मतलब सिर्फ डिस्क्राइब कर दे रहा है उस चीज को कि वो क्या काइंड का है, वो क्या क्वालिटी का है, वो क्या क्वांटिटी का है, उसका क्या पर्पस है, वो कहां से आया है, बस वो बता दे रहा है। जैसे एप्पल, अब तुम्हारा ब्रांड है कि तुम्हारी एक दुकान है एप्पल बेचने की, तुमने रजिस्टर ही क्या करा लिया, एप्पल, तो इसमें कुछ यूनिक नहीं हुआ, तुम्हें कुछ लिखना पड़ेगा, फ्रेश एप्पल, यूनिक एप्पल, रेड एप्पल, कुछ ना कुछ तुमको वर्ड बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। फिर लास्ट आपको समझ आ गया है कॉमनली यूज्ड टर्म्स विच कंसिस्ट एक्सक्लूसिव ऑफ मार्क्स, मतलब सिर्फ और सिर्फ यही है, लिखा है बिकम कस्टमरी इन द करेंट लैंग्वेज, मतलब बहुत ही यूजुअल है लैंग्वेज में यूज करना, ठीक है। इसलिए हम इसको एब्सोल्यूट ग्राउंड पे आपको रिजेक्ट कर देंगे कि ये वर्ड आपको नहीं मिलेगा। क्लियर है? ये केस होमवर्क लिखो, इंटरेस्टिंग है, हिमालय वाला। अब लिखा है हाउएवर ट्रेडमार्क शैल नॉट बी रिफ्यूज्ड, स्टार मार्क करिए इसमें, केस के नीचे, केस के नीचे जो पैराग्राफ है ना उसमें लिखा है शैल नॉट बी रिफ्यूज। इशिका पढ़ना आगे, इफ द मार्क, अब अगर कोई वर्ड मार्क, अगर कोई वर्ड आपने वेल नोन कर दिया है, अब ट्रेडमार्क तो 1999 में आया है, उससे पहले भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो यूज हो रही होंगी, ठीक है। तो अगर आपने कोई ऐसा वर्ड है जिसको आपने बड़ा फेमस कर दिया है, अब फॉर एग्जाम्पल हमने रिलायंस, ठीक है, हम रिलायंस का एग्जाम्पल लेते, तो रिलायंस पहले बड़ा फेमस था, ठीक है, बड़ा फेमस ब्रांड है, ट्रेडमार्क में भी रजिस्टर्ड है, ठीक है, रजिस्टर्ड है। अब वो वर्ड लेके आए रिलायंस फ्रेश, फ्रेश इज व्हाट, कॉमनली यूज वर्ड, ठीक है, लेकिन एक डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर उसने अपना ऑलरेडी बना लिया, इट्स अ वेल नोन ट्रेडमार्क मार्केट में ऑलरेडी, तो हम इसको एब्सोल्यूट ग्राउंड पे कभी भी रिफ्यूज नहीं करेंगे। अब वो रिलायंस सीमेंट ले आए, रिलायंस जियो जैसे लेके आए, तो टेलीकॉम ले आए, कोई भी इंडस्ट्री में लेके आए, तो हम उसको रिजेक्ट नहीं करेंगे। तो कभी भी हम भी ऐसे ही सोचते हैं कि एक क्लास में आप ब्रांड नेम रजिस्टर कर दो, फिर बाकी क्लासेस में इजी हो जाता है फॉर यू टू अप्लाई फॉर ट्रेडमार्क, एब्सोल्यूट ग्राउंड्स में रिजेक्शन नहीं मिलेगा। इसके बाद फिर से मार्क करो, इसमें स्टार मार्क करो बच्चे, इससे केस बन सकता है, ठीक है, कि जो ट्रेडमार्क डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर क्रिएट कर चुका है मार्केट में, वेल नोन है बिफोर गेटिंग इट रजिस्टर्ड, स्टिल उसको हम ट्रेडमार्क रजिस्टर करने का मौका देंगे। अब नेक्स्ट वाले में सब सेक्शन में लिखा है ट्रेडमार्क शैल नॉट बी रजिस्टर्ड, क्या लिखा है, तो ये एब्सोल्यूट ग्राउंड्स में ही है बच्चे। एब्सोल्यूट ग्राउंड पहले तीन, लैक ऑफ डिस्टिंक्टिवनेस, डिस्क्रिप्टिव मार्क और कॉमनली यूज्ड टर्म्स। अब फर्स्ट पॉइंट इसमें लिखा है इफ द ट्रेडमार्क टेंड्स टू डिसीव पब्लिक एंड कॉज एनी कंफ्यूजन, मतलब कि समझो मेरी बात, कोका कोला कैसे लिखते हैं हम, CO, अब मैंने एक ब्रांड को लिया KO, तुमको मैं कंफ्यूज कर रही हूं, जो मैकडोनल्ड्स का था, अब मैं को आप जैसे
स्टारबक्स का लोगो मैंने उठा दिया और वहां लिख दिया सरदार बक्स, आराम से हम दूर से देखेंगे शायद स्टारबक्स ही है, यार मैंने ये कहीं देखा, और हम एंटर हो गए, हमने वो पी भी ली कॉफी वॉफी उनकी, तो ये हमने अल्टीमेटली क्या किया, लोगों को कंफ्यूज। तो ये सरदार बक्स जाके ट्रेडमार्क करने जाए भी ना, तो इसको हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, तुम्हें ये ट्रेडमार्क नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम पब्लिक को क्या कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हो। क्लियर है? तो सबसे पहले डिसीव मतलब उनको ऑब्वियसली गुमराह कर रहे हो, मिसलीड कर रहे हो, cause any confusion। दूसरा, in the instance if the trademark hurts any religious sentiment, तो अगर आप किसी के religious sentiment को hurt करोगे, हिंदू मुस्लिम का कुछ बनाने जाओगे, तो भी आपको ट्रेडमार्क नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके बाद इसमें थर्ड पॉइंट और क्या लिखा है, इट कंप्राइज और कंटेन्स ऑफ इन स्कैंडलस और ऑब्सीन मैटर, मतलब स्कैम करने की कोशिश कर रहे हो तो भी आपको ट्रेडमार्क नहीं मिलेगा। और लास्ट, अगर किसी भी तरीके से हमारे एम्बलम या इंडिया के फ्लैग को या इसको भी अगर डिसरिस्पेक्ट करोगे तो भी ये नाम क्या है, प्रोहिबिटेड है। अगेन 3 वर्ड्स पहले मैंने आपको याद कराया, अब 4 और याद करो। पहला वाला कंफ्यूजन, ठीक है, डिसीव यानी कंफ्यूजन याद कर लो। दूसरा रिलीजियस सेंटिमेंट, तीसरा बच्चे स्कैंडलेंस या ऑब्सोलीन मैटर, और चौथा प्रोहिबिटेड अगेंस्ट एम्बलम एंड, तो एम्बलम पता है ना, अशोक चक्र महात्मा गांधी का नाम, ये वो, ठीक है। जहां स्कैंडलस और वो लिखा है ना, वहां लिखो वल्गर वर्ड्स, जहां स्कैंडलस लिखा है ना वहां लिख दो वल्गर वर्ड्स, तो ज्यादा इजीली याद हो जाएगा। लिखा वल्गर वर्ड्स, तो ऐसे नाम आपको ऑटोमेटिकली एब्सोल्यूट ग्राउंड पे हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। अब एब्सोल्यूट ग्राउंड सबको समझ आ गया। अब इसके बाद लिखा है लिमिटेशन एज टू कलर। कल ही मैंने आपको बताया कि अगर व्हाइट एंड ब्लैक कलर में करोगे तो आपको सारी जगह पे प्रोटेक्शन मिलेगा, और अगर लिमिटेड एक कलर को आप दे दोगे तो आप सिर्फ उस कलर के लिए प्रोटेक्टेड हो, बाकी कलर्स में दुनिया कुछ भी करे। तो मैंने कोको कोला का एग्जाम्पल दिया था कि रेड एंड व्हाइट है, अगर मैं ब्लू एंड पिंक कोको कोला बना लू तो वो कलर पे ऑब्जेक्शन नहीं उठा पाएगा। देख, बैकग्राउंड व्हाइट दे दो और जो वर्ड मार्क है आपका वो ब्लैक में दे दो, तो आप जैसे मैंने भी तुमको किली मार दिखाया ना, तो वो एक सिंपल वर्ड लिखा हुआ था और देखा ना ट्रांसपेरेंट लिखा हुआ था, उसको इजीली मिल गया। और नाउ हर कलर में, वो किसी भी कलर में उसको प्रिंट करे, उसको प्रोटेक्शन है। ठीक है, रेड एंड व्हाइट, हाँ रजिस्टर्ड ना, तो देख कोको कोला पे वो मुद्दा उठा सकता है ऑब्जेक्शन, कलर पे मुद्दा नहीं उठा सकता कि ये मेरा कलर भी कॉपी करने की कोशिश कर रहा है। तुम्हारा कलर नहीं कॉपी कर रहा है, उसने अपना एक ब्लैक एंड व्हाइट बनाया हुआ है। ठीक है, अब देख सेक्शन 10 में लिखा है प्रोवाइड दैट अ ट्रेडमार्क मे बी लिमिटेड होली और पार्ट टू एनी कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स एंड एनी सच लिमिटेशन शैल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। तो जो कलर आप दोगे उसमें वो लिमिटेड रहेगा बाय द रजिस्ट्रार ऑफ द और हाई कोर्ट एज द केस मे बी, सो फार एज द ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड अगर विदाउट लिमिटेशन ऑफ चेंज शैल बी डीम्ड टू बी रजिस्टर्ड फॉर ऑल कलर्स। समझ आया? मतलब अगर आपने कलर नहीं दिया है तो हम उसको मान लेंगे सारे कलर्स के लिए वो एक्सेप्टेड है, और अगर आपने कलर दिया है तो दैट इज लिमिटेड टू दैट कलर ओनली। क्लियर है? अब एक बार हम देख लेते हैं रिलेटिव ग्राउंड्स। ठीक है, रिलेटिव ग्राउंड्स पे डिपार्टमेंट कभी भी इन ग्राउंड्स पे आपका ट्रेडमार्क रिजेक्ट कर सकता है। चलो बहुत इजी है, रिलेटिव ग्राउंड कर सकता है। ये देख क्या लिखा है, रिलेटिव ग्राउंड्स फॉर रिफ्यूजल। देख एब्सोल्यूट वाला था कि उसमें तो होगा ही होगा, रिलेटिव में जब डिपार्टमेंट चाहेगा तो होगा। ठीक है, तो डैश करके लिखो बाय डिपार्टमेंट, रिजेक्शन बाय डिपार्टमेंट एज डीम्स फिट। चलो पहला वाला 11 का 1 फर्स्ट पॉइंट, ईशान क्या लिखा है? तो हमने क्या किया, पूमा का कोमा बना दिया, तो इट्स आइडेंटिटी इज सिमिलर, दोनों सेम दिख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है, तो आपको मैंने एक बार बताया था, मैंने SA रजिस्टर कर लिया, आपने क्या किया SA और फिर ऐसे 2 कुछ बना लिया, तो ये कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, सिमिलर है, तो इसको ट्रेडमार्क मिलने में रिलेटिव ग्राउंड्स पे रिजेक्ट
हो सकता है। रेलेटिव मतलब अगर इसने अपने ऑपोजिशन में अच्छी बात बोली लेकिन हमने कुछ यूनिक बात बोल दी तो हमको भी मिल जाएगा और उसको भी मिल जाएगा। क्लियर है? अब सेक्शन 11(3), ठीक है। अब 11(3) में लिखा हुआ है कि प्रोवाइड दैट द ट्रेडमार्क शैल नॉट बी, मार्क करना, शैल नॉट बी रजिस्टर्ड इफ to the extent used in India and is liable to be prevented by virtue of any law of passing off protecting an unregistered trademark। अब ये passing off क्या होता है, इसका अलग से एक टॉपिक है। what टाइम तक आप ट्रेडमार्क यूज नहीं करते हो तो हम उसको क्या कर देते हैं, पास ऑफ कर देते हैं। ठीक है, तो 5 years उसमें टाइम लिमिट है कि अगर आपने 4-5 years तक अपना ट्रेडमार्क यूज नहीं किया तो हम पासिंग ऑफ वाला कर देते हैं, कि हम पास ऑफ कर देते हैं कि एनीबडी कैन टेक दिस ट्रेडमार्क। ठीक है, या वो अनरिजेक्ट कर देते हैं। पास ऑफ हो गया, अच्छा मुझे नहीं पता। डिज्नी का एग्जाम्पल सुना है तुम लोगों ने? डिज्नी की इमेज का किसी ने कॉपी करने की कोशिश की थी। जो डिज्नी का जो जब मूवी आती है तो वो जो डिज्नी का, हाँ, जो वो कैसल आता है वो किसी ने कॉपी करने की कोशिश की हुई थी, द सेम कैसल। डिज्नी ने मुद्दा उठाया था और वो उसको नहीं मिला था, फिर वो रिलेटिव ग्राउंड्स पे रिजेक्ट हो गया था। ठीक है, या फिर बाय वर्च्यू, यानी किसी और लॉ से आपको प्रोटेक्शन है, किसी और लॉ से आपको, जैसे डिजाइन है तो ग्राफिकल ये जॉग डिजाइन एक्ट से आपको प्रोटेक्शन है, तो फिर आप उसमें भी रिजेक्ट करा सकते हो कि सर हमको वो एक्ट में प्रोटेक्शन है। जैसे क्लासेस में आप पूछ रहे थे कि मैम अगर क्लास 25 में बॉस बेबी है तो मैं क्लास 22 में कर लूं क्या, तो रिलेटिव ग्राउंड्स में कवर होएगा। फिर मुझसे कल किसने कंपनी सेक्रेटरी का पूछा था, जो मैं उसको बता, अनुकृति नहीं पूछा था, जो मैं बोल रही थी कि ये अगर एडिडास जैसे यूज हो रहा है, सेम ब्रांड नेम हम कंपनी सेक्रेटरी सर्विसेज में यूज कर रहे हैं, तो फिर द पॉइंट इज कि वो शू में है, ये सर्विसेज में है, फिर रिलेटिव ग्राउंड्स में कवर होगा। वो फिर डिपार्टमेंट को लगेगा कि हाँ सेपरेट है तो ठीक है, और नहीं कि सिमिलर है, कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है, आइडेंटिकल है या फिर किसी और लॉ से प्रोटेक्टेड है, तो फिर उसको रिलेटिव ग्राउंड्स में क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। तो रिलेटिव ग्राउंड्स में 4 चीजें, अगेन पहला वाला आइडेंटिटी, ठीक है, आइडेंटिटी है। दूसरा सिमिलर ग्राउंड्स, तीसरा कि किसी ना किसी लॉ से प्रोटेक्टेड, और चौथा कॉपीराइट लॉ से प्रोटेक्टेड हो। ठीक है, कर सकते हैं ना, पर द पॉइंट इज फिर रिलेटिव ग्राउंड्स में चला जाएगा। कर हम सब कुछ सकते हैं। अभी अपन ने फैब बेबी देखा, नहीं आया ना उसमें, तो आप फैब बेबी रजिस्टर कर दो, फिर जिसने भी फैब वर्ड कहीं, फैब इंडिया वाले वो चक्के आ जाएंगे, क्योंकि वो भी कपड़ों का काम करते हैं, जस्ट दैट वो बेबी के प्रोडक्ट्स नहीं बनाते, पर फ्यूचर में उनका इस चीज का प्लान हो तो वो मुद्दा उठाएंगे। फिर रिलेटिव ग्राउंड्स में आपका ब्रांड कवर हो जाएगा कि डिपार्टमेंट को हम बोलेंगे कि सर हमारा ये एरिया है, या हम सिर्फ इतना ही बिजनेस करना चाहते हैं, या हम ये बोल दें कि हम बहुत सालों से बिजनेस करते हैं, हमारे पास बहुत सालों से ये ब्रांड है, हमारे पास बिल्स होने चाहिए प्रूफ के कि इतने सालों से, तो फिर वो डिपार्टमेंट, यही ऑब्जेक्शन में आप फाइल करते हो, तभी डिपार्टमेंट अप्रूव करता है उसको। तो वो आ जाता है ना, एडवर्टाइज, एक्सेप्टेड एंड एडवर्टाइज, डिपार्टमेंट इज एक्सेप्टेड द ब्रांड, नाउ इट हैज एन एडवर्टाइजमेंट। तो जो वेबसाइट है ना उसमें आ जाती है कि कौन कौन से ब्रांड नेम्स एडवर्टाइज है, तो लोगों ने अपने ऑफिस में ऐसे बंदे बिठा रखे हैं जो एडवर्टीजमेंट देखते रहते हैं, जहां उनका नाम आया सर्च किया और ऑपोजिशन डाल दिया। ठीक है, अर्लियर ट्रेडमार्क मीन्स, अब भी रीड करो क्या होता है अर्लियर ट्रेडमार्क। वो उसका एक्सप्लेनेशन ही है, कुछ नहीं है, वो ये सिमिलर, आइडेंटिकल, सेम चीज लिखी हुई। एक चीज अब एग्जाम्पल देख लो, आइडेंटिकल में देखो नाइकी का क्या डबल ही आता है, सिंगल ही आता है, और इसने बोल दिया स्पोर्ट्स शूज, तो वो भी तो बनाता है स्पोर्ट्स शूज, तो आइडेंटिकल ब्रांड हो गया। सिमिलर आता है, जैसे मैकडी फॉर फास्ट फूड खोल दिया, लेकिन ऑलरेडी ब्रांड कौन सा है, मैकडॉनल्ड में आपको बोलता कहीं मैकडी नहीं लिखा होता है, लेकिन
हाँ बस वो प्रोनाउंसिएशन में आ गया और इट्स अ वेल नोन ट्रेडमार्क, तो आप मैकडी भी नहीं ले सकते। उसके बाद आइडेंटिकल और सिमिलर टू अ वेल नोन ट्रेडमार्क, तो जैसे सैमसंग के शूज आ गए, तो आपने एक ही ब्रांड नेम को दूसरी सर्विसेज में, तो रिलेटिव ग्राउंड्स में चला गया, मतलब क्लासेस डिफरेंट है। फिर ऐसे ही वॉयलेट्स एनी अदर लॉ, जैसे डिज्नी कैरेक्टर का इमेज मैंने आपको एग्जांपल दिया कि वही लोगो कोई और जगह यूज करेगा तो उसके पास ऑलरेडी उस डिजाइन का क्या है, कॉपीराइट है, तो वो आप अपने ट्रेडमार्क में रजिस्टर नहीं करा सकते। अब समझ आया? लिखने के एग्जाम्पल NIKEE लिख लो, लिख लिया। एक में सैमसंग शूज, सेकेंड वाले में लिखो मैकडी, और थर्ड वाले में लिखो सैमसंग शूज। पहले वाले में NIKEE, दूसरे वाले में लिखो मैकडी, थर्ड वाले में लिखो सैमसंग शूज, और लास्ट वाले में डिज्नी लोगो जो कॉपीराइट में है। अब इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो, वेल नोन ट्रेडमार्क को। ठीक है, वेल नोन ट्रेडमार्क का आपको क्वेश्चन आ सकता है कि किस तरीके से डिटरमाइन हम करें कि ये ब्रांड क्या है, वेल नोन है। नाम से ही समझ आ रहा है यार कि जो बहुत फेमस होगा। तो अब पॉइंट्स लिखते जाओ। ठीक है, पहला वाला पॉइंट में लिखो पब्लिक अवेयरनेस। एक काम करो या तो चलो ठीक है, पब्लिक अवेयरनेस। दूसरे वाले में एरिया का यूज मार्क करो, उसमें लिखा हुआ है, यहाँ तो ज्योग्राफिकल एरिया में यूज लिखा हुआ है तो यूज मार्क करो। तीसरे वाले में लिखा है प्रमोशन और ट्रेडमार्क, कितनी एड आती है उसकी। चौथे वाले में लिख रहे हो तो मैं डिक्टेट करूं कि मार्क कर रहे हो? मार्क कर रहे हो, ठीक है। चौथे वाले में लिखो, सेकंड पॉइंट मार्क करो, मतलब उसकी सेकंड लाइन, दैट दे रिफ्लेक्ट द यूज रिकॉग्निशन ऑफ द ट्रेडमार्क। मतलब कोलगेट से तुमको क्या समझ आता है? टूथपेस्ट। तो वो इतना वेल नोन हो गया है कि हमको पता है कोलगेट का यही यूज है। मैं कोलगेट का पाउच बनाऊंगी तो आपको नहीं मजा आएगी उसमें, ठीक है। उसका रिकॉग्निशन ही है कि वो एक टूथपेस्ट है, ठीक है। लास्ट वाले में सक्सेसफुल एनफोर्समेंट है, मतलब मार्केट में बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली वो फेमस है। तो पब्लिक अवेयरनेस, उसके बाद हाउ लॉन्ग, हाउ वेयर एंड हाउ एक्सटेंटिवली इट हैज बीन यूज्ड एंड एडवर्टाइज्ड, और लास्ट वाला सक्सेसफुली लीगली उसके पास ट्रेडमार्क राइट्स भी सारे कवर होते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं? वेल नोन ट्रेडमार्क। अब 11.7, ठीक है, 11.7 वेदांत पढ़ना, 11 का सबसेक्शन 7। हाँ, अब कह रहा है कि डिटरमाइन करना है कि ट्रेडमार्क इज नोन और रिकॉग्नाइज इन रेलेवेंट सेक्शन फॉर पब्लिक। एक और चीज की फॉलोइंग पॉइंट्स हम कंसिडर करते हैं व्हेन वी डिक्लेयर, बिफोर डिक्लेयरिंग अ ट्रेडमार्क एज अ वेल नोन ट्रेडमार्क। पहला पॉइंट है नंबर ऑफ एक्चुअल एंड पोटेंशियल कंज्यूमर्स, कितने कंज्यूमर्स इसको यूज करते हैं, जैसे निर्मा हमने डिस्कस किया, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ पर्सन, कितना चैनल और उसका डिस्ट्रीब्यूशन है, और फिर कितना बिजनेस सर्कल है, उससे भी देखेंगे। मतलब मैंने आपको बोला था कितना टर्नओवर, कितनी सेल्स से पता चलता है। अब रिलायंस फ्रेश हर शहर में है तो वो वेल नोन ट्रेडमार्क है, हाँ है। उसका बिजनेस सर्कल सिर्फ इंदौर और MP स्टेट तक नहीं है, एवरी स्टेट, एवरी सिटी तक है। उसके बाद चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हर स्टेट में कवर होता है, और फिर उसके कंज्यूमर्स भी ऑलमोस्ट कवर करता है वो, ठीक है। परसेंटेज वाइज 50-60% तो ज्यादा ही कवर करता है, ठीक है। बस छोड़ रही हूं, रुक जाओ। रजिस्टर शैल नॉट रिक्वायर एज अ कंडीशन, द रजिस्टर शैल नॉट रिक्वायर एज अ कंडीशन फॉर डिटरमाइन वेदर अ ट्रेडमार्क इज वेल नोन ट्रेडमार्क। सबसे पहली कंडीशन उसको नहीं चाहिए दैट द ट्रेडमार्क इज यूज्ड इन इंडिया, ठीक है। द ट्रेडमार्क हैज बीन रजिस्टर्ड, मतलब वेल नोन होने के लिए ये सारी चीजें जो अपन ने ऊपर पढ़ ली। द एप्लीकेशन ऑफ रजिस्टर ऑफ ट्रेडमार्क हैज बीन फाइल्ड इन इंडिया, द ट्रेडमार्क इज वेल नोन, हैज बीन रजिस्टर्ड, रिस्पेक्ट ऑफ एप्लीकेशन हैज बीन फाइल्ड इन एनी ज्यूरिसडिक्शन। ये मत बोलो कि सर हमारा ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है, हमारा ट्रेडमार्क इंडिया में यूज होता है तो हम वेल नोन है। नहीं, आपका कितना बिजनेस सर्कल है, कितने कंज्यूमर्स हैं, कितना चैनल का डिस्ट्रीब्यूशन है, कितनी पब्लिक अवेयरनेस है, कितना सक्सेसफुल है, कितने एक्सटेंट तक उसकी एडवर्टाइजमेंट होती है, कहां कहां वो यूज होता है, क्या रिकग्निशन है, उससे कंसिडर किया जाता है कि ये वेल नोन है। आप रजिस्टर्ड हो, यूज होते हो इंडिया में, उससे हमें मतलब नहीं है। क्लियर है सबको?
उसके बाद while considering an application of trademark and opposition filed in respect thereof registered shall, सबसे पहले किसको प्रोटेक्ट कर देगा, वेल नोन ट्रेडमार्क को अगेंस्ट द आइडेंटिकल, तो इसको ऑटोमेटिकली प्रोटेक्शन मिल जाएगी। और रिलायंस हम मार्क करने जाएंगे तो क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। और टेक इनटू कंसिडरेशन द बैड फेथ इन्वॉल्व्ड ईदर ऑफ द एप्लीकेंट और द ओपोनेंट अफेक्टिंग द राइट रिलेटिंग टू द ट्रेडमार्क। मतलब अगर मैं गुड फेथ में रिलायंस करने जाऊं तो वो कंसिडर करेगा, लेकिन मैं जानबूझ के बैड फेथ में रिलायंस करने जाऊं तो वो उसको कंसिडर करेगा, ना कि मेरे ऑपोजिशन को। क्लियर है? केस होमवर्क लिखो। अब ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं 4, बस एक एक लाइन लिख लो बस, फिर छोड़ रही हूं। फर्स्ट वाले पॉइंट में लिखो केमिकल एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स कैन नॉट बी रजिस्टर्ड। इससे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, इसलिए मैं एक लाइन में आपको बस बता दे रही हूँ, केमिकल एलिमेंट्स और कंपाउंड्स कैन नॉट बी रजिस्टर्ड एज ट्रेडमार्क। फर्स्ट पैरा में लिखा कैन नॉट बी रजिस्टर्ड एज ट्रेडमार्क, cannot be registered as trademark। ठीक है। थर्ड सेकंड पैराग्राफ में जो इंटरनेशनल वाला पैराग्राफ है आपका, हाँ, यूज ऑफ नेम ऑफ ए लिविंग पर्सन, मतलब ऑब्वियसली अगर साक्षी असवानी के नाम पे जाके ट्रेडमार्क कराओगे तो मेरी कंसेंट आपको लेनी पड़ेगी, तो डैश करके लिख लो विथ कंसेंट। ये यहां पे मार्क करो, विथ कंसेंट इन राइटिंग ऑफ सच लिविंग पर्सन। इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो एक बार, लिविंग पर्सन वाले को। देख, कोई भी, अब मैं मतलब बता देती, कोई भी जिंदा आदमी, ठीक है, और उसके मरने के बाद 20 साल तक, उसकी डेथ होने के बाद कितने साल, 20 साल, अगर आपको उसके नाम पे कोई ट्रेडमार्क करना है तो 20 साल तक कंसेंट लेनी पड़ेगी उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव से, और अगर वो जिंदा है तो उससे। उसके बाद आप इसको, अब इंदिरा गांधी जाके मार्क करना हो अगर इसको, तो फिर उसके फैमिली वालों से कंसिडर लेना, और 20 साल हो चुके हैं, वैसे हो गए हैं, आई थिंक 88 में हुई थी, तो हो चुके हैं अगर, तो फिर आप उसको जाके अप्लाई कर सकते हो। क्लियर है? इंपॉर्टेंट मार्क करो इसको। अब विड्रॉ ऑफ एक्सेप्टेंस है, विड्रॉल ऑफ एक्सेप्टेंस, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया ना, विड्रॉ कर चुके हैं 3 ट्रेडमार्क्स, वो बॉस बेबी, वहां लिखो डैश करके, जो हेडिंग लिखी है ना उसमें डैश करके लिखो, इफ द एप्लीकेशन was accepted, if the application was accepted in errors or needs conditions / limitations, ब्रैकेट में लिखना बाय रजिस्ट्रार, लिमिटेशन के बाद ब्रैकेट में इसे लिखा विड्रॉल ऑफ एक्सेप्टेंस। देखो, सबसे पहला स्टेटस क्या आता है एग्जामिनेशन के बाद, एक्सेप्टेंस एंड एडवर्टाइज। तो एक्सेप्टेंस किसकी तरफ से आया है, डिपार्टमेंट की तरफ से, तो अब वो अपना एक्सेप्टेंस क्या कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगा कि हमने एरर्स कर दिए हैं एक्सेप्ट करके, या फिर उसमें कुछ ना कुछ और रिक्वायरमेंट है, हमें और कुछ कंडीशंस जो आपसे फुलफिल करानी है, इस केस में हम अपनी एक्सेप्टेंस क्या करते हैं, विड्रॉ करते हैं। ठीक है। इसके बस एक लास्ट पैराग्राफ में लिख लो, इनकम्प्लीट वाला है ना वो एडवर्टीजमेंट और एप्लीकेशन, उसमें बस डैश करके लिख लो इनकम्प्लीट और मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, incomplete or misleading advertisements, incomplete or misleading advertisement can lead to misrepresentation, can lead to misrepresentation and affect opposition rights. लिखा? इसका मतलब है कि किसी भी तरीके की आपको मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन एडवर्टीजमेंट करते टाइम नहीं देनी है, वॉट एवर इट इज फेयर शो करना है। ठीक है। अगर करोगे तो कभी भी ऑपोजिशन नहीं कर सकते आप इस चीज को। रजिस्ट्रेशन से अपन कल पढ़ेंगे।